हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने हीटिंग और कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। हमने जाना किस तरीके से सोलर रेडिएशन जो आ रही हैं और वो किस तरीके से एयर मासेस को हीटअप कर रही हैं और कैसे एयर सर्कुलेशन के बारे में भी हमने पढ़ा। लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बारे में भी हमने थोड़ा सा जाना। तो वो कौन सी वेव्स होती थी हमारी? वो थी हमारी शॉर्ट वेव्स जो आ रही थी। तो मैंने बताया था ना, जो सनलाइट से हमारी आ रही है इंसोलेशन, सोलर रेडिएशन, वो हमारी क्या है? वो हमारी हो गई शॉर्ट वेव लेंथ। अब हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि लॉन्ग वेव लेंथ, यानी कि जो हमारी रेडिएट करके वापस जा रही हैं। तो अब इसको ऐसे समझो कि कोई चीज आई है तो वो वापस तो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मानो एक बाल्टी है, अगर उसमें आप नल चला के पानी भरोगे तो एक टाइम होगा वो बाल्टी ओवरफ्लो हो जाएगी, तो पानी वापस बाहर फेंकेगी ना। वो होता है ये चीज, ठीक है ना। तो कोई चीज आ रही है तो वो वापस जाएगी। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो कोई चीज आनी है तो वो वापस जाएगी। ठीक उसी तरीके से सनलाइट आ रही है तो वो वापस रेडिएट करके वापस भी जाएगी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग एनर्जी लिए जाएंगे। वो एनर्जी जो हम ले रहे हैं फिर वो उसका ओवरफ्लो भी तो होगा ना। वो ओवरफ्लो होगा तो वो चीज वापस भी तो जाएगी ना। तो वो वापस कहाँ जाएगी? तो वो वापस रेडिएट होके सन पे ही पहुंचेगी। अब ये सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये वीडियो जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से समझिए, देखिए और चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। यानी कि जो 100% एनर्जी जो सन दे रहा है वही 100% एनर्जी सन वापस लेता है रेडिएट करके। तो जो टॉपिक है ना हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मैंने आप लोगों को बताया क्या होती है? लॉन्ग वेव लेंथ। यानी कि अगर मैं डायग्राम में बताऊं, यहाँ तो थोड़ा जगह ही नहीं है वैसे, तो चलो मैं यहाँ छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। अगर मान लो ये अर्थ है, अगर ऐसे सनरेज आ रही हैं तो ये जो वापस रेडिएट कर रही हैं और हमारे स्पेस में जा रही हैं, यही हमारी लॉन्ग वेव यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, ठीक है ना। तो अब बुक की लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि मैंने बताया हुआ था एटमॉस्फेयर में कैसे अब्सॉर्ब करती हैं चीजें, तो एक एक करके चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इंसुलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज इन शॉर्ट वेव फॉर्म। तो शॉर्ट वेव बोलते हैं उसको, एंड हीट अप इट्स सरफेस। और शॉर्ट वेव फॉर्म आती है और वो सरफेस हमारा हीट अप हो जाता है अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम अ रेडिएटिंग बॉडी। रेडिएटिंग बॉडी का मतलब हो गया कि अब जब उसका हीट हो गया, पूरा हो गया, भाई ले ली जितनी हीट लेनी थी, उससे ज्यादा थोड़ी ना ले पाएगा वो। एक लिमिट होती है ना कि इतनी हीट लेगा वो। तो जब उसकी हीट का जो ओवरफ्लो हो गया तो वो क्या करेगा? वापस उस चीज को रेडिएट बैक करेगा। जब कोई चीज अच्छे से हीटअप हो जाएगी, जैसे गैस का चूल्हा है, उस पर हमने पैन रखा तो अब वो गर्म हो गया अच्छे से, तो अब वो भी तो हीट फेंकने लगेगा ना। वो भी गर्म हो गया, उसने एनर्जी ले ली है, ठीक है ना। तो वो एनर्जी तो मूव करेगी एंड इट रेडिएट एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन द लॉन्ग वेव। और फिर वो लॉन्ग वेव के उसमें वापस रेडिएट करके कहां जाएगी? एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो एटमॉस्फेयर हमारा क्या काम करता है? सारी चीजों को फिर वो एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। उसके बाद दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, इसी को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, ठीक है ना, जो वापस हमारी रेडिएट कर जाती है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा the long wave radiation is absorbed by the atmosphere gases, particularly by carbon dioxide and other greenhouse gases। अब ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में भी कई बार बताया था, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था क्या, कि जो एनर्जी मतलब जो रेडिएट कर रही है, जो रेज आ रही है, तो वो क्या होता है? वो सारी की सारी क्या होती है? वहां पे जो वाटर वेपर है, गैसेज है और ये CO2 है, ये सारी चीजें इसको एब्सॉर्ब करके रख लेती है। तभी तो हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो मेंटेन रहता है ना। तो अगर अब ये सारी गैसेज ही नहीं होंगी तो ये वापस रेडिएट करके चली जाएंगी, फिर हमारा जो टेम्परेचर है वो गर्म नहीं रहेगा, फिर वो भीषण गर्मी या फिर ठंड देखने को मिलेगी। जब सूरज चला जाएगा तो फिर क्या होगा? सूरज के जाने के बाद जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर स्टेबल करके रखता है, वो क्या रखता है? वो यही गैसेस तो करके रखती है, उसको कंट्रोल करके रखती है, कि वातावरण को गर्म करके रखती है, ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट वीडियो में हम लोग गैसेस, वो सॉरी एयर मासेस के बारे में पढ़ा था कि एयर मासेस को कैसे हीटअप करके एक सर्कुलेशन देखने को मिलता है, हीटिंग कूलिंग वाला, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में जो मतलब वहां पे हम समझ रहे थे कि जो रेस आ रही है और वो क्या काम कर रही है, कैसे सरफेस को हीटअप कर रही है, साथ ही साथ उसके एयर मासेस को हीटअप कर रही है। यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं जो रेस वापस जा रही है, रेडिएट कर रही है, यानी कि लॉन्ग वेव, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो क्या क्या काम कर रही है, वो किस किस चीज को हीटअप कर रही है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि गैसेस को, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सारी चीजों को हीटअप करती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब कर लेती है। फिर आता है दस द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ्स रेडिएशन। तो यहां पे समझने की चीज ये है कि जो शॉर्ट वेव्स होती है वो सरफेस को हीट अप करती है, और जो लॉन्ग वेव होती है, जो रेडिएट कर रही है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो एटमॉस्फेयर को हीट अप करती है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझो
कि क्वेश्चन आए कि शॉर्ट वेव किसको हीट अप कर रही है, वो कर रही है अर्थ सरफेस को, और जो लॉन्ग वेव होती है टेरेस्ट्रियल यानी कि जो रेडिएटिंग होती है वो करती है हमारे किसको, एनवायरमेंट सॉरी एटमॉस्फेयर को हमारे हीट करती है, ठीक है। दस द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ रेडिएशन, और वो कौन सी होती है, अर्थ रेडिएशन यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। फिर लास्ट में आता है द एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट एंड ट्रांसफर हीट टू द स्पेस। तो अब क्या होगा, पहले मैंने बात करी अर्थ की कि अर्थ हीटअप हो गया, ओवरफ्लो हो गया, तो वो भी रेडिएट करने लगेगा। अब एटमॉस्फेयर के अंदर भी तो कैपेसिटी होगी ना उस हीट को एब्जॉर्ब करने की, वो कितनी क्वांटिटी को कर सकता है। जब उसका भी बांध फट जाएगा, वो भी कहेगा कि भाई अब हो गया है बस, तो वो क्या करेगा, वो वापस स्पेस में भेज देगा, यानी कि फिर वापस सन के पास चली जाएगी। तो हमें क्या देखने को मिला, सर्कुलेशन देखने को मिला। तो सर्कुलेशन ही तो है, जैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर में हमने पढ़ा था, पहले हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होगा, फिर हाई प्रेशर बनेगा, फिर वापस लो प्रेशर के पास जाएगा। वही चीज हमें इसमें देखने को मिल रही है कि पहले लॉन्ग वेव आई, सॉरी पहले शॉर्ट वेव आई है, फिर वो अर्थ को हीटअप करा, अर्थ ने फिर भेजा एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से हीटअप होते हुए एनर्जी वापस सन के पास चली गई, तो 100% एनर्जी। सो द फाइनली द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन इज रिटर्न टू द स्पेस एंड देयरबाय मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस एंड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी कि एक संतुलन जो बना हुआ है टेम्परेचर का, वो इसी की वजह से बना हुआ है। अब आप सोचो ना, एनर्जी कंसिस्टेंटली सन से आ रही है और वो कहीं निकलेगी नहीं, तो अर्थ भी तो हीटअप होगी ना। कोई भी चीज आप उसको पंप करते जाओगे तो वहां पे भी तो वो चीज फ्लो इनफ्लो होगा ना। तो यही है कि मतलब जो एनर्जी आ रही है वो कॉन्स्टेंटली 100% वापस भी जा रही है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर भी स्टेबल होता है। तो एक टेम्परेचर स्टेबल होने का कारण मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर की वजह से, लेकिन एटमॉस्फेयर भी कितना एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन हाँ, फिर ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, लोग अक्सर ये सवाल भी करते हैं ना कि फिर टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। तो उसका कारण है पॉल्यूशन बढ़ना, कार्बन बढ़ना। एटमॉस्फेयर में कार्बन की क्वांटिटी बढ़ रही है ना, तो क्वांटिटी बढ़ेगी तो गर्मी भी भीषण सी बात है ज्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि पेड़ पौधे लगाओ, कार्बन को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब क्या करेंगे, पेड़ पौधे करेंगे, तो उससे क्या होगा, फिर वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। अब प्लांट्स की क्वांटिटी कम हो रही है, कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, फॉसिल फ्यूल वगैरह जलाया जाता है, कार्बन पेट्रोल गाड़ियों से ज्यादा कार्बन निकलता है, वो एटमॉस्फेयर में जाता है, तो ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह देखने को मिलती है। उसका यही कारण होता है, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में बताया। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक होगा जो हीट बैलेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, कितना परसेंटेज ऑफ हीट, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेटेड और फैक्चुअल डिटेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, वो हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन या कुछ भी आप इसमें जो रिव्यू देना चाहते हैं वो जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।